हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, नया जो हमारा फाइलम है, जिसे हम क्लासीफाई भी करेंगे, फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, और उसके बाद हम इसका वर्गीकरण यानी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। राइट। तो पिछली चैप्टर्स के अंदर जो हमने अपने ऑलरेडी दो फाइलम कर लिए थे, एक फाइलम प्रोटोजोआ और एक फाइलम पॉलीफेरा। तो साथ साथ में आपने हर एक पॉइंट को उतारते चलना है। अगर आप कंटिन्यू एक साथ काम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लोड हो जाएगा। और सिंपल से आपको नोट्स दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। बुक से आप करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूज होंगे, इसलिए साथ साथ में करते चले। ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों को याद करते चलें कि क्या क्या चीज़ें सर ने बताई थी। जैसे हमने बात की थी, जो हमारा पिछले जो हमने दो फाइलम कर लिए, प्रोटोजोआ उसे गोल्डफस्ट ने उसका नाम दिया था, और उसका जो पोरेफीरा किया उसका रॉबर्ट ग्रांट ने। और आज जो हम अब सिलेंट्रेटा करने जा रहे हैं, सिलेंट्रेटा जो वर्ड है इसको लिख लें, इसको ल्यूकार्ट ने दिया था। तो मैंने आपको ये पहले फर्स्ट जब हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट के नाम रखना ज़रूरी याद है। तो साइंटिस्ट के नाम वो देख लें कि कौन से फाइलम का जो नाम है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो जो आज हम करने जा रहे हैं सिलेंट्रेटा, जो सिलेंट्रेटा फाइलम है हमारा, उसका जो नाम है वो ल्यूकार्ट ने दिया था सबसे पहले। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं वो देख लेते हैं कि इस सिलेंट्रेटा फाइलम में आने वाले जीवों की क्या क्या विशेषताएं और कौन से जीव इसमें आ सकते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, है ना। ये उनके जनरल कैरेक्टर्स है। उसके बाद हम इसे क्लासीफाई करेंगे। कहता सबसे पहले दे आर एक्वाटिक मोस्टली मेराइन फ्रेश वाटर। तो कहता ये जलीय जीव होते हैं और ज़्यादातर ये समुद्र है, समुद्र में मिलते हैं, मेराइन है। और फ्यू यानी कुछ फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में भी मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रा। राइट। मतलब जो हाइड्रा है वो आपको कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर के अंदर है, तो वो सिलेंट्रेट, लेकिन कहाँ मिलेगा, स्वच्छ पानी के अंदर। बाकी जितनी भी बाकी जो जातियाँ हैं सिलेंट्रेटा में आने वाली, वो मेराइन होंगे। ये कार्निवोरस है यानी दूसरे जीवों को खाते हैं, सिसाइल यानी स्थानबद्ध है, और स्वतंत्र रूप से ये तैरने वाले भी हो सकते हैं। सिसाइल का मतलब होता है स्थानबद्ध, एक जगह पर टिके चिपके रहते हैं। और फ्री स्विमिंग मतलब तैरते रहते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट, सिलेंट्रेट आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। और जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके अंदर जो आपको सिमेट्री मिल रही है वो कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। अर्य समिति वाले जीव है ये। कैसे हैं ये, अर्य समिति वाले। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेम ऑफ निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। वो कहता है ये जो आप बात कर रहे हो, अब देखो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया भी है, इस बात को भी याद रखें कि सिलेंट्रेटा का दूसरा, जैसे आप सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हो, निडेरिया भी बोल सकते हो। कहते ये जो निडेरिया जो हमने नाम रखा सिलेंट्रेटा का ही, वो क्यों रखा, क्योंकि ये ये शब्द जो निडेरिया शब्द है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, एक स्पेशल टाइप की सेल जो इस फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया फाइलम का सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके अंदर पाए जाने वाले जीवों में ये विशेष प्रकार की एक सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। क्या फंक्शन है, क्या काम है, देखते हैं इसका। कहते हैं विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड बॉडी। वो कहता है इसके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल मतलब जो जैसे डंक मारने वाला कोई ऑपरेटस हो, कोई उपकरण हो, वो उसके पास है, उसे कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। या और नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके टेंटिकल, इसकी कंटिकाओं में, और शरीर के ऊपर लगे होती हैं सेल्स। नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर द एंकरेज डिफेंस फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। वो कहता है कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, साइट इसमें जो आपको दिखानी है CYTES है बस उसमें आगे। तो जो नीडोब्लास्ट है उनका ये जो ये जो सिलेंट्रेट के अंदर जो ये नीडोब्लास्ट सेल्स मिल रही है, इनका काम क्या है, पहला तो एंकरेज का मतलब पकड़ बनाने में, दूसरा डिफेंस में यानी कि आत्मरक्षा में, या
लड़ाई के दौरान किसी के साथ अगर उनकी फ़ाइट हो जाए पानी के अंदर, तो उस समय ये इसकी हेल्प लेती है इस सेल्स की। और उसके अलावा फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, और अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी ये इन नीडोब्लास्ट सेल्स की हेल्प लेती है। और अगर हम नीडो सेल की बात करें तो ये आपके पास सेल का डायग्राम है। ये है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नीडोब्लास्ट, मतलब हम डायग्राम के रूप में उसे देख रहे हैं। ये कौन सी सेल है? नीडोब्लास्ट। तो जब ये बाहर नहीं निकलती तो ये सारा का जो उसका जो ये जो ऑपरेटस है ये अंदर रहता है इस तरीके से। ये अनडिस्चार्ज फॉर्म में, ये डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज का मतलब जब इसने अपने उस कांटे को बाहर निकाला हुआ है, और जब ये नॉर्मल फॉर्म में है ना, अभी ये अंदर है, सारा ऑपरेटर्स अंदर बैठा हुआ है। और जब इसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो पता चलेगा कि बाहर कोई अटैक हुआ है या बाहर फूड आया हुआ है, तब या कहीं पकड़ बनानी है तो ये इसको बाहर निकाल लेगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिप्लोब्लास्टिक। कहते हैं जो निडेरियंस है यानी सिलेंट्रेटा के अंदर आने वाले जो जीव है, उनके अंदर आपको कौन सी संगठन की कोटि मिलेगी? ऊतक लेवल वाली, ऊतकीय स्तर वाली जो संगठन है वो देखने को मिलेगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आपको टिश्यू दिखना शुरू। अब टिश्यू क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो जिनका फंक्शन यानी जिनका कार्य और जिनकी उत्पत्ति, फंक्शन और ओरिजिन जिस भी सेल्स का सेम हो, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स का सेम हो, तो वो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाती है? वो कोशिका का समूह क्या कहलाता है? मतलब कुछ ऐसे माना कि कोई 8 सेल एक जैसी उत्पन्न हुई है, उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, उनका फंक्शन भी एक जैसा है, तो वो एक जैसा काम कर रही है, ग्रुप में मिलके काम कर रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? टिश्यू। उसे हम कहते हैं ऊतक। और ये जो जीव है इनमें आपको क्या मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऊतकीय स्तर का संगठन देखने को मिलेगा। और ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यानी यहाँ पर आपको डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय वाले हैं, ठीक है। एक होते हैं त्रिस्तरीय, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तो वो त्रिस्तरीय, और जब डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तो द्विस्तरीय, यानी ये द्विस्तर वाले होते हैं। 2 स्तर मिलेंगे, एक मिलेगा इसका बाहर की तरफ होगा एक्टोडर्म, अंदर की तरफ होगा एंडोडर्म, ठीक, 2 ही लेयर मिलेंगे इसमें। राइट, आगे चलते हैं। कहता है सिलेंट्रेट हैव 2 जर्म लेयर्स, यहाँ पे आपको 2 ही जर्म लेयर मिलेंगी, एक तो एक्टोडर्म दूसरी एंडोडर्म, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? द्विस्तरीय यानी कि डिप्लोब्लास्टिक। और उनके बीच में क्या भरा होगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या भरा होगा? मिजोग्लिया बिटवीन 2 लेयर, इन दोनों स्तर के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या भरा होगा? मिजोग्लिया भरा होगा। इतनी बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट इन बोथ लेयर ऑफ द बॉडी वॉल आर टोटीपोटेंट सेल ऑफ द सिलेंट्रेट। वो कहता है इसके अलावा सिलेंट्रेट्स के अंदर आपको एक टोटीपोटेंट सेल्स मिलेंगी। क्या नाम है उनका? इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम है? इंटरस्टिशियल सेल। कहाँ होती हैं ये? प्रेजेंट ऑन द बोथ लेयर, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको एक विशेष प्रकार की सेल्स मिलेंगी जिसे आप कहते हो इंटरस्टिशियल सेल। इनके नाम से पता चल रहा है इंटरस्टिशियल मतलब किसी किसी चीज़ के बीचों बीच होना। तो किसके बीचों बीच होना? एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो लेयर है उसके बीच में जो जगह है जहाँ मिजोग्लिया भरा हुआ है, उस मिजोग्लिया के अंदर आपको इंटरस्टिशियल सेल्स मिलती हैं। और जो है कैसी? टोटीपोटेंट। कैसी है ये? टोटीपोटेंट। इनका नेचर कैसा है? टोटीपोटेंट सेल्स का। टोटीपोटेंट सेल कौन सी सेल्स होती है? जो समय आने पर किसी भी सेल में बदल सकती हैं, जो समय आने पर कि जिस प्रकार की जितने प्रकार की सेल्स उसमें अभी प्रेजेंट है पूरी बॉडी के अंदर, तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वो समय आने पर किसी भी प्रकार की सेल्स में बदल सकती है। और इस प्रकार का नेचर होना सेल्स का, इस प्रकार की प्रकृति होना किसी भी सेल का, वो सेल को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। सिलेंट्रेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कहता है इसके इस जो सिलेंट्रेटा के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनकी शरीर के अंदर आपको एक गुहा दिखाई देगी, केंद्रीय गुहा। उसका नाम क्या होगा? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या उसको आप सिलेंट्रॉन भी कह सकते हो। और इस कैविटी, जो ये सिलेंट्रॉन कैविटी होने की वजह से ही इन जीवों को हम क्या नाम से पुकार रहे हैं? सिलेंट्रेटा। विद सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। तो वो कहता है इसकी जो ये जो कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जो सिलेंट्रॉन, ये जो गुहा है तो कहाँ है? वो शरीर के बिल्कुल केंद्र में, बॉडी के एकदम सेंटर में आपको एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलेगी जिसे सिलेंट्रॉन कह रहे हो। उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, एक ही माउथ है, या जिसे हाइपोस्टोम भी कह सकते हो। इस वजह से इसकी ये जो कैविटी है वो कैसी है, कैसा शो कर रही है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि जो उसका पाचक जो तंत्र है, जो पाचक जो आहार नाल है वो कैसी है? इनकम्प्लीट है। क्योंकि आपको पता है कि आहार नाल उसी की कंप्लीट होगी जिसके अंदर एक माउथ हो जिससे भोजन को अंदर डाला जा सके, और एक एनस हो जिसके थ्रू
अनडाइजेस्टेड, जो भोज्य पदार्थ पचा नहीं है या आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालने का एक पॉइंट हो, जिसे एनस कहते हैं। तो अगर जिस भी आहार कैनाल के अंदर, जिस भी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आपको वो दोनों चीज़ें मिले, तो उसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेशन ट्रैक और इनकम्प्लीट डाइजेशन ट्रैक को, या ऐसे आप ब्लाइंड सैक भी कह सकते हो, जब दूसरा पॉइंट ही नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, माउथ, या उसे माउथ कह सकते हो, हाइपोस्टोम कह सकते हो, सिंगल ओपनिंग है, मतलब उसी से फूड अंदर जाएगा और उसी से चीज़ें बाहर आएंगी, ठीक, तो उसे कहते हैं ब्लाइंड सैक। नेक्स्ट है डाइजेशन इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर हैज़ वेल एज इंट्रा सेलुलर। इसमें आपको जो पाचन है वो अंतराकोश या अंतःकोशिकीय दोनों दिख मिल सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कोशिका के बाहर, और इंट्रा सेलुलर यानी कि कोशिका के अंदर, ठीक। तो ये बाह्य कोशिकीय और ये अंतराकोशिकीय। दैट इज टेक प्लेस इन द सिलेंट्रॉन हैज़ वेल एज इन द फूड वैक्यूल ऑफ द गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। यानी कि वो जो पाचन है, वो ये जो कैविटी आपने पढ़ी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, यानी कि सिलेंट्रॉन के अंदर भी हो सकता है पाचन, उस गुहा के अंदर, या विशेष प्रकार की धानियाँ हो सकती हैं, फूड वैक्यूल्स, आपकी भोज्य धानियाँ भी हो सकती है, उनके अंदर भी ये जो आपका डाइजेशन वो हो सकता है, समझ आ गई। और वो फूड वैक्यूल कौन सी सेल्स बनाती है? गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, राइट। कहता सिलेंट्रॉन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बिसाइड दी पार्शली डाइजेस्टिंग इट। दिस ड्यूल रोल नेम्ड सिलेंट्रॉन हैज़ ए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। कहता ये जो सिलेंट्रॉन आप पढ़ रहे थे, जो उसकी केंद्रीय गुहा है, वो भोजन को पचाने के साथ साथ उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करती है। जो भोजन को पचा लिया उसने, वो गुहा क्या करती है, वो जो कैविटी है अंदर, जो रिक्त स्थान है बॉडी के अंदर, जिसे आप सिलेंट्रॉन कह रहे हो, उसका और दूसरा काम क्या है? भोजन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना, भोजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम भी वो करती है। इस वजह से ये जो डबल रोल कर रही है कि पचा भी रही है और उसको हर जगह पहुंचा भी रही है। हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता, हमारी आहार नाल सिर्फ भोजन को पचाती है, उसके बाद ब्लड उसको सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, हर जगह पहुंचाता है उस भोजन को, पचे हुए भोजन को। लेकिन यहाँ पर वो क्या है, ये जो गुहा है वो ड्यूल रोल कर रही है, डबल रोल कर रही है, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या नाम पड़ गया? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। बात समझ आ गई। Some of the cnidarians, example coral leaf, have a skeleton composed of calcium carbonate। वो कहता है जो कुछ हमारे पास निडेरियंस है, मतलब सिलेंट्रेटा के अंदर आने वाले जो एग्जाम्पल होंगे उन्हें हम निडेरियंस बोलेंगे, राइट। और आपको पता है कि हम नीडोब्लास्ट सेल की वजह से इसका नाम हमें निडेरिया भी डाल गया। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया, क्योंकि इनके अंदर आने वाले जो भी जीव हैं उनके अंदर हमें नीडोब्लास्ट सेल मिल रही है, जिसे हम नीडोसाइट भी कह रहे हैं। तो उस वजह से जितने भी निडेरियंस हैं, सी साइलेंट होता है, जितने भी निडेरियंस हैं, एग्जाम्पल कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। वो तो कहता है जितने भी उन, जैसे एग्जाम्पल हम कोरल्स की बात करें, प्रवाल भित्तियाँ, कोरल को हिंदी में कहते हैं प्रवाल, उनके अंदर जो कंकाल मिलता है, स्केलेटन मिलता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। सिलेंट्रेट एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स डाइमॉर्फिक कॉल्ड द पॉली और मेड्यूसा। वो कहता है सिलेंट्रेट के अंदर दो प्रकार की बॉडी देखने को मिलती है। दो प्रकार की बॉडी कौन सी है? पॉलिप और मेड्यूसा। कौन सी है? पॉलिप और मेड्यूसा। और दो प्रकार का रूप होने की वजह से हम इसको डाइमॉर्फिक कहते हैं। क्या हम बोलते हैं? डाइमॉर्फिक। मॉर्फिक का मतलब होता है शरीर की रचना, और डाई मतलब दो। तो दो प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है, दो प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है शरीर के अंदर। एक है पॉलिप, दूसरी और मेड्यूसा। क्या होते हैं पॉलिप और मेड्यूसा? देख लेते हैं। पॉलिप वाला जो हिस्सा है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल इन शेप। वो कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है, लाइक हाइड्रा और एडमिशिया, ठीक है। तो जो आकृति कैसी है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर की तरह है, उसे हम कहते हैं हाइड्रा। पाइपलाई को हाइड्रा और एडमिशियस का एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे मोस्टली ज़्यादातर सिसाइल स्थानबद्ध होते हैं, बट सम टाइम मोटाइल। कभी कभी ये इनमें चाल भी देखी गई है। मे बी सोलेटरी, या तो ये सिंगल भी रह सकते हैं, और कोलोलियन यानी ग्रुप फॉर्म में भी रह सकते हैं। माउथ एंड टेंटिकल आर डायरेक्टेड अपवर्ड। जो उनका मुख है और जो टेंटिकल्स लगे हुए इनके ऊपर, वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में। जैसे नीचे आप डायग्राम देख रहे हो, ये किसका डायग्राम है? एडमिशिया का। ये एडमिशिया का डायग्राम है। तो एडमिशिया में आप देख रहे हो ये टेंटिकल्स लगे हैं और ये बीच में मुख दिख रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। और नीचे ये अपने सबस्ट्रेट, अपने आधार से ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, तो ये चल फिर नहीं सकता। तो माउथ एंड टेंटिकल आर डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपरी दिशा की तरफ। और ये जो जनन करते हैं वो कैसे करते हैं? एसेक्सुअल तरीके से, यानी अलैंगिक इनमें फॉर्म होती है, प्रकृति होती है। दूसरा है मेड्यूसा वाला रूप,
जो ये ऐसा होता है अम्ब्रेला शेप लाइक ऑरिलिया। तो जो दूसरा रूप है वो कैसा है, ऑरिलिया, यानी कि अम्ब्रेले की तरह होता है इनकी आकार। और इसका उदाहरण है जेलीफिश। ये स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं, ऑलवेज सॉलिटरी, माउथ एंड टेंटिकल डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसमें जो मुख है और जो टेंटिकल्स हैं, जो उसके मुख के ऊपर जो टेंटिकल्स लगे हुए हैं, वो उनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो कैसी है, नीचे ज़मीन की तरफ है। और ये कैसे करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। ये एक लैंगिक फॉर्म है, मतलब जो पॉलिप है वो, जो पॉलिप जो रूप है वो कैसा है, अलैंगिक रूप है। और जो मेड्यूसा है वो कैसा है, लैंगिक रूप है, सेक्सुअल फॉर्म है। तो ये आप जो देख रहे हो ये किसकी है, जेलीफिश का, यानी ऑरिलिया जिसे कहते हो, वो इसका डायग्राम है, जिसमें देख रहे हो आप, देख रहे हो जो टेंटिकल्स लगे हैं नीचे और जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, इस छाते के अंदर की तरफ, ऊपर ये अम्ब्रेले की तरह छाते की तरह इसका डिज़ाइन है। ठीक, तो ये बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। तो ये जो उन्होंने कटिंग काट के दी हुई है, ये बीच में देख रहे हो आप कैविटी, इस कैविटी का नाम क्या पड़ रहा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन। यहाँ पर ही चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है। सेम इसमें भी आपको दिख रही है, छोटी सी दिख रही है, राइट। और ये इसमें ये छोटी सी ओपनिंग है, दोनों से ये ओपनिंग, जिसे आप अभी पीछे बात की थी हमने, माउथ कह सकते हो, ओपनिंग कह सकते हो, या हाइपोस्टोम कह सकते हो इस ओपनिंग को। इतनी सी बात समझ आ गई। तो ये आपने एग्जाम्पल देख लिए। ये था आपके पास क्या, एडमीशिया, जिसे आप जो पॉलिप का रूप है, और ये जो ऑरिलिया यानी जेलीफिश जो किसका रूप है, मेड्यूसा। तो ये एक मेड्यूसा वाला रूप है और ये पॉलिप वाला रूप है। दोनों रूप होने की वजह से ऐसे इन जीवों को क्या कहते हैं, डाइमॉर्फिक, क्योंकि उनमें दो रूप मिलते हैं देखने को। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन दी बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन metagenesis, that is polyp produce medusa asexually and medusa form polyp sexually, एग्जाम्पल उबिलिया एंड फाइसिलिया। वो कहता है कि ऐसे निडेरियंस जिनमें दोनों ही जनरेशन देखने को मिलती है, मतलब उनकी लाइफ साइकिल में, उनके जीवन चक्र काल में, जीवन चक्र के अंदर दोनों चीज़ें बनी, मतलब एक बार पॉलिप बने, दूसरी बार पॉलिप बने, एक बार मेड्यूसा बने। तो इस तरीके से कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं उसको, इस चीज़ को क्या कहते हैं, जब दोनों ही फॉर्म्स उसके लाइफ में आए तो उसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब अल्टरनेशन मतलब बदलना, परिवर्तन होना, जनरेशन का, एक पीढ़ी है ना, पीढ़ी एकांतर भी कहते हैं इसको, पीढ़ी एकांतर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और वैसे इसका नाम क्या है, मेटाजेनेसिस। इस बात को क्या कहते हो, मेटाजेनेसिस। मतलब एक पॉलिप बनना, थोड़े दिन बाद वो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो पॉलिप में कन्वर्ट हो जाए दोबारा, फिर वो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके से। यानी कि पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, यानी पॉलिप बना रहा है मेड्यूसा को अलैंगिक तरीके से, और फिर दोबारा से मेड्यूसा पॉलिप को बना ले रहा है लैंगिक तरीके से। और ये देखने को कहाँ मिलता है, ओबिलिया और फाइसिलिया के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है, ओबिलिया और फाइसिलिया। जो आप ये वाले पढ़ रहे हैं इनमें तो जैसे पॉलिप बन गया तो पॉलिप ही रहेंगे, ये मेड्यूसा बन गया तो मेड्यूसा रहेगा लाइफ टाइम। लेकिन ये जीव जो ओबिलिया और फाइसिलिया, ये क्या करते हैं, ये पॉलिप में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे, एसेक्सुअल डिवीजन करेंगे, फिर मेड्यूसा बना लेंगे। फिर मेड्यूसा क्या करेगा, लैंगिक जनन करके पॉलिप बना लेगा। तो ये इनमें अल्टरनेशन, एकांतरण, आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू द बॉडी सरफेस। इसके अलावा ये श्वसन और जो उत्सर्जन है वो डायरेक्ट अपने बॉडी सरफेस से करते हैं, और इनके द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर न्यूरॉन्स। वो कहते हैं जो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम मिलता है वो कैसा होता है, डिफ्यूज टाइप का होता है, और इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, नॉन पोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं। इनके अंदर क्या मिलते हैं, न्यूरॉन्स मिलते हैं जो कैसे होते हैं, नॉन पोलर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, फाइसिलिया, इसका कॉमन नेम है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। एडमीशिया का कॉमन नेम है सी एनिमोन। पेनेटोला का कॉमन नेम है सी पेन या सी फीदर। और गॉर्गोनिया का नाम है सी फैन। और मैंडेलिना का है ब्रेन कोरल। ये सारे आपको कॉमन नेम याद होने चाहिए। आपको ये बुक में भी, आप जब आप अपनी प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करोगे तो इनमें से कुछ आपको बनाने भी हैं। तो सबसे और अगली इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जो फाइलम आपका सिलेंट्रेटा या निडेरिया है उसके अंदर लार्वा मिलते हैं, इसलिए इसका कैसा हुआ डेवलपमेंट, मैंने कई बार आपको बताया, जब लार्वा जीवन काल में बने तो उसे कौन सा जीवन, कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं, कौन सा विकास कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सा होता है वो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ओबिलिया के अंदर जो लार्वा है उसे कहते हैं प्लेनुला लार्वा, और जो ऑरेलिया जेलीफिश के अंदर जो लार्वा बनता है उसे कहते हैं इफायरा लार्वा। तो प्लेनुला लार्वा किस में मिल रहा है, ओबिलिया में, और इफायरा लार्वा किस में मिल रहा है, ऑरेलिया में, राइट। चलिए अब इसे हम क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं हम सिलेंट्रेटा का, सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेंट्रेटा या निडेरिया।
तो 3 प्रकार के हमारे पास पहले इसकी क्या आ गई, क्लासेस आ गई। पहली क्लास है हाइड्रोजोआ, दूसरी क्लास है स्काइफोजोआ और तीसरी क्लास है एक्टिनोजोआ या एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ HYDROZOA, स्काइफोजोआ SCYPHOZOA और एक्टिनोजोआ ACTINOZOA, यानी कि इसको हम एंथोजोआ ANTHOZOA भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी स्पेलिंग से आगे देख लेते हैं। कहते हैं जो हाइड्रोजोआ है उसकी क्या विशेषता है। हाइड्रोजोआ में कौन कौन आएंगे, आइदर पॉलीप्लाइड और मेड्यूसाइड और बोथ। जो हाइड्रोजोआ वाले हैं या तो वो पॉलिप पॉलिप कंडीशन वाले होंगे या मेडुसा वाले कंडीशन वाले होंगे या दोनों कंडीशंस भी हो सकती हैं, यानी वो पॉलीप्लाइड भी हो सकते हैं, मेडुसॉइड भी हो सकते हैं। पॉलीपॉइड मतलब पॉलिप फॉर्म बन सकती है इनके अंदर, मेडुसा फॉर्म बन सकती है, दोनों हो सकती हैं। ये सोलेटरी यानी अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। और डिवाइड इंटू द, आप इसको 4 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हो। मतलब कॉलोनियल मतलब COLO, कॉलोनियल का मतलब मैं बार बार आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको याद हो जानी चाहिए। तो मतलब कॉलोनियल का मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप में भी रह सकते हैं और सोलिटरी सॉलिटरी SOLITARY, सॉलिटरी का मतलब ये एकल यानी अकेले रहने वाले होते हैं और ग्रुप में भी रहने वाले होते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं डिटेल में। अब इसका पहला, इसको हम, इसके 4 ऑर्डर है हमारे पास, डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स, 4 इसके आगे हमें गण मिलेंगे। पहला गण है या पहला ऑर्डर है हाइड्रोआइडिया। तो इसकी क्या विशेषता है, पॉलीप्लाइड स्टेज प्रीडोमिनेंट, मेडुसा प्रेजेंट और एब्सेंट। वो कहता है कि जो पॉलीपॉइड स्टेज है वो प्रीडोमिनेंट है, मतलब सबसे पहले पॉलीपॉइड स्टेज बनती है और वो प्रीडोमिनेंट है, मतलब उसका अधिकार ज़्यादा है किसका, पॉलीपॉइड स्टेज का। और जो मेडुसा वाला जो रूप है वो उपस्थित भी है और नहीं भी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, ट्यूबुलेरिया और उबीलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों है इसके एग्जाम्पल। अगला है हाइड्रोकोरेलाइना, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन कैलकेरियस, इसके अंदर जो बाह्य कंकाल होता है वो कैलकेरियस यानी कैल्शियम का बना होता है। पॉलिप आर गैस्ट्रोजोइड एंड डेक्टाइलोजोइड्स, पॉलिप के अंदर गैस्ट्रोजोइड बनेंगे और डेक्टाइलोजोइड्स बनेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। और इसका एग्जाम्पल है मिलीपोरा, क्या एग्जाम्पल है, मिलियोपोरा। उसके बाद है ट्रैकिलाइना, क्या है, ट्रैकिलाइना TRACHYLINA। तो मेडुसा स्टेज डोमिनेंट होती है, मेडुसा स्टेज क्या है, डोमिनेंट है। और पॉलिप वाली जो स्टेज है वो एब्सेंट है, मतलब मेडुसा, मेडुसॉइड स्टेज कहते हैं उसको। मतलब आप ये, मतलब मेडुसा की स्पेलिंग नहीं दिख रही है आपको, ये मेडुसा नहीं लिखा, मेडुसॉइड लिखा है, मतलब कि वो गुण होना, तो उसे मेडुसॉइड कहते हैं। वैसे वो क्या बात क्या कह रहा है कि इसमें जो आपकी मेडुसा जो रूप है वो यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, मतलब वो रूप ज़्यादा दिखेगा। पॉलिप वाला जो रूप है वो यहाँ एब्सेंट है। और पुअरली डेवलप, अगर हुआ भी पॉलिप वाला रूप तो वो बहुत, मतलब पुअरली डेवलप, बहुत कम, मतलब कम विकसित होगा वो। सेंस ऑर्गन्स स्टेटोसिस्ट और टेंटिकुलोसाइट, वो कहता है इनके अंदर आपको एक सेंस ऑर्गन मिलेगा जिसका नाम क्या है, स्टेटोसिस्ट और टेंटेकुलोसाइसिस्ट, क्या बोलोगे, टेंटेकुलोसिस्ट, TENTACULOCYSTS, टेंटिकुलोसाइट। एग्जाम्पल है इसका एगीनिया, AGGINA। चौथा इसका ऑर्डर है साइफोनोफोरा, क्या है, साइफोनोफोरा। द एनिमल शोज पॉलीमॉर्फिज्म, इस जो साइफोनोफोरा में जो जीव मिलेंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म को हिंदी में कहते हैं बहिरूपता, यानी दोनों चीज़ें मिलेंगी, पॉलिप और मेडुसा। डिफरेंट पॉलीपॉइड एंड मेडुसॉइड्स, मतलब इसमें विभिन्न भिन्न प्रकार के पॉलिप और मेडुसा बनेंगे। एग्जाम्पल है प्राया, पॉर्पिटा और फाइसिलिया, राइट। क्या एग्जाम्पल है, प्राया, पॉर्पिटा और फाइसिलिया, PHYSALI, राइट। अब कर लेते हैं हम अपना दूसरा, जो हमारे पास हमारी क्लास थी, स्काइफोजोआ। तो एक्सक्लूसिवली मेडुसॉइड, ये मेनली कौन से होते हैं, मेडुसा वाले होते हैं। मेडुसा कैसा होता है, इसमें अम्ब्रेला शेप होता है छाते की तरह, और वेलम नहीं लगा होता उसमें, विदाउट वेलम, मतलब छाते के बगल में वो झालर नहीं लगी होती, वेलम कहते हैं झालर होना, मतलब उसके बीच में छोटे छोटे उसमें टेंटिकल लगे होते हैं, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था ना। हम देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं डायग्राम में, पीछे देखो, ये देख रहे हो, यहाँ तक तो इसका मतलब डिज़ाइन है, ये साथ में ये झालर लगी है, दिख रही है ना झालर, ये झालर नहीं होगी, ठीक है, इसे कहते हैं वेलम। ठीक, तो वो कहते हैं इसमें एक्सक्लूसिवली, मतलब विशेष रूप से ये मेडुसा रूप वाले होते हैं। और हम जो मेडुसा है वो अम्ब्रेला छाते की तरह होता है आकार में, और वेलम इसमें एब्सेंट होगा, और इसको 5 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हो। पहला ऑर्डर है इसका स्टोरो मेडुसा, STAUROMEDUSAE। ये घंटी के आकार के होते हैं, बेल शेप ट्रम्पेट है ना, घंटी के आकार के होते हैं, और सिसाइल, एक जगह पर रहने वाले,
और स्टॉक ब्रंथ के द्वारा अटैच होते हैं। और एग्जांपल है इसका ल्यूकेनेरिया, LUCERNARIA, है ना, ल्यूसरनेरिया। बी है क्यूबोमेडुसा, ये बेल क्यूबिकल होते हैं, बेल की आकृति की, घंटी के आकार का होगा, क्यूबिकल मतलब क्यूब के आकार का होगा। फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, ये आपको समुद्र के ट्रॉपिकल, उष्ण और शीतोष्ण वाले जो हिस्सा है समुद्र का उसमें मिलेंगे। और एग्जाम्पल इसका है कायरो सालमस, पी साइलेंट है, CHIRO, कायरो सालमस, PSALMUS। अगला है कोरोनेटी, ये भी, इनकी जो बेल है वो कॉनिकल होगी, विद मतलब शंकु के आकार की इनकी घंटी, घंटी के आकार का इनका होगा रूप, विद ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन, मतलब क्षैतिज इसमें वो मिलेंगे आपको, कंस्ट्रक्शन मतलब वो मिलेंगी, क्या कहते हैं उसको, दरारें मिलेंगी आपको, ठीक है, इनके ऊपर। डीप सी फॉर्म्स होते हैं ये मतलब डीप सी फॉर्म मतलब गहरे समुद्र में मिलने वाले। एग्जाम्पल है पेरिकोल्पा, पेरिकोल्पा, राइट। उसके बाद अगला है सेमियोसोस्टोमियई, इसमें जो बेल है वो डिस्क शेप होगी। और ये कॉस्मोपोलिटिन होते हैं, कॉस्मोपोलिटिन मतलब हर जगह पाए जाने वाले, ठीक है ना। कॉस्मो, COSMOPOLITN, कॉस्मोपोलिटिन मतलब समुद्र में हर जगह मिलने वाले, तो इन्हें कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन। तो एग्जांपल है ऑरिलिया जेलीफिश और प्लेजिया, PELAGIA। और लास्ट पांचवा है हमारे पास ऑर्डर राइजोस्टोमिया, बेल मार्जिन विद नो टेंटिकल, तो ये घंटी के आकार के होते हैं और जो मार्जिन होती हैं, जो किनारा है, उन किनारों के ऊपर टेंटिकल नहीं लगे होते, मतलब वो वेलम नहीं लगा होता। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में दिखते हैं ये आपको। और इसका एग्जांपल है राइजोस्टोमा। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट, एक्टिनोजोआ यानी कि एंथोजोआ। ये एक्सक्लूसिवली पॉलीप्लाइड और मेड्यूसा दोनों वाली कंडीशन वाले हैं, कि इसमें आपको दोनों ही कंडीशन देखने को मिलेगी। सॉरी, तो एक्सक्लूसिवली ये कौन से, मेनली आपको ये पॉली रूप वाले मिलेंगे। और मेड्यूसा इसको ब्रैकेट में कर लेना माइनस, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो मेड्यूसा वाली स्टेज जो है वो एब्सेंट है, सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, ये पॉलिप वाले। तो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसमें दोनों मिल रहे थे, बोथ। दूसरी वाली में सिर्फ मेड्यूसा और तीसरी वाली में पॉलिप। तो आगे है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी डिवाइडेड बाय 8 और मोर मीजेंट्रीज। वो कहता है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, या जो सिलेंट्रॉन है, जो आपकी वो जो केंद्रीय गुहिका थी, जो वो शरीर के बीचों बीच मिल रही थी, वो 8 से ज़्यादा मीजेंट्रीज मतलब खंडों में विभक्त होती है, ठीक है। तो इसको आगे देख लेते हैं। इसके हमारे पास 4 ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर आ गया हमारे पास स्टोलोनीफेरा, STOLONIFERA, स्टोलोनीफेरा। ये ऑर्गन जो है वो पाइप कॉरल के नाम से बड़ा फेमस है। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो ऑर्गन है स्टोलोनीफेरा, इसे हम पाइप कोरल भी कहते हैं। कोरल का हिंदी बोलते हैं प्रवाल। तो पॉलिप नॉट फ्यूज्ड एंड, वो कहता है कि पॉलिप नॉट फ्यूज्ड एंड अराइज मतलब उत्पन्न होना, यहाँ लिखा होगा ARISE, अराइज फ्रॉम, ठीक है, अराइज फ्रॉम क्रीपिंग मैट और स्टोलन। वो कहता है ये जो पॉलिप है ये फ्यूज नहीं होता, मतलब चिपका हुआ नहीं होता। और किससे ये उत्पन्न होता है, एक क्रीपिंग मैट से, जो ज़मीन पे जो समुद्र के अंदर बॉटम में जो क्रीपिंग मैट होती है, या स्टोलन से। स्केल्टन कैलकेरियस होता है, और कैलकेरियस ट्यूब मतलब कैल्शियम का बना होगा। और स्पिक्यूल्स यहाँ एब्सेंट, कंटिका यहाँ नहीं मिलती। और एग्जांपल इसका ट्यूबीपोरा, TUBIPORA, ठीक है ना। इसकी जो शरीर है वो ट्यूब लाइक होता है और स्पिक्यूल्स यहाँ नहीं मिलते। और एग्जांपल है ट्यूबीपोरा। बी हमारे पास पेनेटुलेसिया, PENNATULACEA। तो उसमें क्या है, कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, ये जो इसकी जो कॉलोनी होगी उसमें ब्रंथ होगा विद लेटरल ब्रांचेस, साथ में जो किनारे पर बहुत सारी ब्रांचेस, शाखाएं निकली होंगी। और ये कैसा होता है, डाइमॉर्फिक होगा। डाइमॉर्फिक मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें आपको पॉलिप और मेडुसा दोनों मिले। तो पॉलिप, उसके बाद उसने क्या बोला कि ये इसका जो एग्जांपल है वो सी पेन यानी कि पेनेटुला, PENNAU, पेनेटुला, PENNALUTA, पेनेटुला।
TULA। उसके बाद हमारे पास तीसरा आ गया मैड्रिपोरेई, MADREPORARIA। तो ये सॉलिटरी होते हैं, इनमें आने वाले जीव, और क्लोनिल भी हो सकते हैं, और ये कोरल्स होते हैं मेनली, ठीक। और हार्ड कैल्केरस स्केल्टन होता है, बहुत कठोर वाला, इसमें कैलकेरियस कैल्शियम का बना हुआ स्केल्टन होता है, कंकाल होता है। एग्जाम्पल है मैड्रिपोरा। और तीसरा है एक्टिनेरिया, चौथा ACTINIARIA। इनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर होती है विदाउट स्केल्टन, इनमें कंकाल नहीं मिलता, सिर्फ मस्कुलर होती है, पेशी युक्त होती है। टेंटिकल एंड मिजेंट्रीज प्रेजेंट होती हैं। और एग्जाम्पल इसका मेट्रीडियम। ये आप डायग्राम बनाओगे इसके, मैट्रीपोरा और मेट्रीडियम का भी आप फाइल में डायग्राम बनाओगे तो आपको इसका ध्यान आ जाएगा, इसका डायग्राम भी आप देख लोगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज हमने अपनी जो तीसरा हमारा जो फाइलम था उसे कंप्लीट किया। इसके अलावा अब हमारे पास सिर्फ आगे जो सिलेंट्रेटा के बाद हमारे पास सिर्फ दो फाइलम बचते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीस और निमेटोडा, ठीक। दो ये क्लासेस करके मतलब इसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी 2 फाइलम के बाद। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।